हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑनलाइन बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो, तो कहाँ तक हो गया था बेटा? आई थिंक हम लोग इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे थे और उसमें ये था, ये ARD हो गया था, ऑलरेडी डन। कोई स्पीशीज जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन स्वीकार करती है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये हो गया था ऑलरेडी डन और यहां तक हो गया था। आई थिंक ये आज डिस्कस करना है। इसके बारे में मैंने अलग अलग लिख दिया था ना, तो आज डिस्कस करना है यहां से। आज डिस्कस करना है यहां से, ठीक है? चलो, और ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन, ये ऑलरेडी डन। तो अब है ध्रुवीय पाई बंध युक्त यौगिक, पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड वाले, पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है? पोलर पाई बॉन्ड का मतलब होता है पाई बॉन्ड दो ऐसे परमाणु के मध्य बना हुआ जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो, विद्युत ऋणात्मकता का जिसमें अंतर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या यहां पर आपको पाई बॉन्ड दो एटम के मध्य दिखाई दे रहा है जिसमें En का डिफरेंस है? पोलर पाई बॉन्ड। SO3 क्या बताओ, यहां पर भी आपको नजर आ रहा है बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर पाई बॉन्ड। बात क्लियर हो गई? अगला सुनो, COCl2, दिस इज CO Cl एंड Cl। क्या यहां भी आपको पोलर पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? दिस इज ऑल्सो पोलर पाई बॉन्ड। इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉस्जीन गैस। इसे बोलते हैं फॉस्जीन गैस, जो विषैली गैस होती है। इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, चर्चा आगे करेंगे। SOCl2, SOCl एंड Cl। क्या यहां भी आपको पोलर पाई बॉन्ड नजर आ रहा है बेटा? पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड कैसे पहचानोगे? दो ऐसे परमाणु के मध्य हो जिसमें En का डिफरेंस हो। चलो साहब, ये दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ए थायोनिल क्लोराइड। इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, थायोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। RCN, क्या यहां कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? ये भी पोलर पाई बॉन्ड हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड, ये भी पोलर पाई बॉन्ड रखता है। और अगर हम बात करते हैं कीटोन, तो ये भी पोलर पाई बॉन्ड रखता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? पोलर पाई बॉन्ड के एग्जांपल है, पोलर पाई बॉन्ड के एग्जांपल है। और पोलर पाई बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, सभी पोलर पाई बंध युक्त यौगिक, सभी पोलर पाई बंध युक्त यौगिक, सभी पोलर पाई बंध युक्त यौगिक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सभी पोलर पाई बंध युक्त यौगिक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। चलो साहब, अब ध्यान समझना। आइए समझते हैं कैसे कैसे समझने का प्रयास करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपके सामने एल्डिहाइड लिया, ये मॉलिक्यूल RCHO, ये रिप्रेजेंट, ये क्या है बेटा हमारे सामने? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में क्या पोलर पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है? कैसे पहचाना आपने? En का डिफरेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड, En का डिफरेंस। अगर हम इस पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक करोगे? क्या मोर En की एक तरफ टूट जाएगा बॉन्ड? माइनस किस पे आएगा? और पॉजिटिव
तो अगर हम आपके सामने बनाएं तो क्या RCO और H, यहां चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव। ऑक्सीजन जो होता है इस पर होता है लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये बॉन्ड टूटा है तो ये वाला जो आपके सामने आया है ये नेगेटिव चार्ज बन के आपके सामने यहां पे आ गया। ये बाकी का लोन पेयर हमने यहां बना दिया, ये लोन पेयर बना दिया। यानी अब अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसका बताओ, इस कार्बन का अष्टक पूर्ण है कि अपूर्ण है, क्योंकि 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे लिख दिया मैंने, यहां का अष्टक क्या है बेटा, अपूर्ण। अष्टक यहां का क्या है, अपूर्ण है। लेकिन यहां का बताओ बेटा क्या है, क्या यहां का अष्टक पूर्ण है क्या बेटा, यहां का अष्टक पूर्ण है। बात क्लियर हो गई। तो अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होगा, कार्बन, बोलो ना। तो यहां बोलते हैं ये कैसा सेंटर हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन न्यून सेंटर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यून सेंटर हो गया। तो ज्यादा क्रियाशील वाला सेंटर कौन होगा, जो जिसका अष्टक पूर्ण होगा कि अष्टक अपूर्ण होगा। यानी ये वाला सेंटर आपका कैसा सेंटर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अधिक क्रियाशील सेंटर हो गया। ये सेंटर कैसा हो गया, अधिक क्रियाशील सेंटर हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ये अधिक क्रियाशील सेंटर हो गया। अब हम आपके सामने कहते हैं कोई भी स्पीसीज है ना, अगर उस पर चार्ज आता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे निगेटिव चार्ज आए, तो वो स्पीसीज अपने को उदासीन करना चाहता है, अपने चार्ज को उदासीन करना चाहता है। यानी वो सेंटर रिएक्टिव होता है, चाहे उससे पॉजिटिव सेंटर हो चाहे वो निगेटिव सेंटर हो। लेकिन उस सेंटर में एक सेंटर बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, जिस सेंटर का अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। माना इधर इलेक्ट्रोफाइल है, इधर इलेक्ट्रोफाइल है एंड न्यूक्लियोफाइल है। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। तो अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं तो पॉजिटिव सेंटर किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को, और निगेटिव सेंटर किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। इस पॉजिटिव सेंटर ने कहा न्यूक्लियोफाइल से मुझसे दोस्ती करोगे, बस निकल जाए, गजब का इंसान, पढ़ाई के अलावा खुद बस पहुंच जाओगे, ये नहीं कि कंसंट्रेट करें उसमें, बुला के भी ऑनलाइन बेइज्जती करेंगे तुम्हारी, बता दे रहे हैं। फोकस कहाँ चला गया था तुम्हारे, दोस्ती पे। अच्छा वापस आ जाओ, चलो मजाक था। चलो, पॉजिटिव सेंटर निगेटिव सेंटर से कहेगा मुझसे आके दोस्ती करोगे, और निगेटिव सेंटर पॉजिटिव सेंटर से क्या कहेगा, मुझसे दोस्ती करोगे। दोनों ने कहा मुझसे दोस्ती करोगे। लेकिन फर्क होता है यार, बुलाने का भी फर्क होता है। कोई मन से बुलाता है, कोई मन से नहीं बुलाता है। इस सेंटर ने, पॉजिटिव सेंटर ने न्यूक्लियोफाइल से कहा भाई भाई चाय पीते हैं। हाँ, क्या बोलता है, भाई चाय पीते हैं। तो भाई सुनो, अब भाई कहेगा इतने शिद्दत के साथ वो बुला रहा है, जाना तो चाहिए, जाने तो चाहिए। अब ये कह रहा है अरे चाय पीने का मन है क्या, आजा चाय पीते हैं, देख लेते हैं, तेरा मन है तो पी लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं कल पी लेंगे, आना तो आजा। तो ये कहेगा यार गजब इंसान है। और ये कहेगा, वो क्या कह रहा, न्यूक्लियोफाइल क्या कहेगा ये वाला, उसने कहा भाई आ जा यार, मन नहीं लग रहा, प्लीज आ जा यार, तेरे बिना तो ये चाय का कप भी जो है ना मेरे को एकदम अजीब सा फील हो रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर है इस पॉजिटिव की उस न्यूक्लियोफाइल के लिए, बुलाना चाहता है दिल से शिद्दत के साथ। तो दोनों आएंगे मान लो इस सेंटर की ओर, कौन तेजी से खींचा दौड़ा दौड़ा चला आएगा, न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से दौड़ा दौड़ा यहां तक पहुंच गया। और ये धीरे धीरे सोच भी रहा है कि शायद जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चल चले जाएंगे। कहने का मतलब इसका पेट भरा है, अष्टक पूर्ण है, लेकिन बेचारा ये भूखा है। क्या है, भूखा है। समझ, अष्टक कैसा है, अपूर्ण है। तो बताओ ज्यादा क्रियाशील सेंटर कौन सा हो गया, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला, कौन सा, पॉजिटिव वाला। और इसमें पहले पहुंचा कौन, पहले आया न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखना अच्छा आ गया, इसे बोलते स्ट्रॉन्ग डिजायर, समझ में आया ना।
स्ट्रॉन्ग डिजायर, दिल से शिद्दत के साथ सोचा, आहा आहा। जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले आता है वो रिएक्शन का नेचर बन जाता है। क्या बोला? जो सबसे पहले आता है वो रिएक्शन का नेचर बन जाता है। यानी रिएक्शन कैसा हो गया? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया। ना 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 ना, अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसकी चर्चा मैं कर ही नहीं रहा हूं। आज के चर्चा का विषय यह नहीं है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आज का चर्चा का विषय है नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। आज तो केवल हम आपको यह सिखाएंगे रिएक्शन का नेचर डिसाइड कैसे करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में सिखाएंगे ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आज वो चर्चा का विषय नहीं है। तो जो सबसे पहले रिएक्शन करता है, जो सबसे पहले आक्रमण करता है, वो रिएक्शन का नेचर बन जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया, इतना तो पता चल गया। इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील वाला सेंटर कौन है? कार्बन वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक? ये इलेक्ट्रोफिलिक और ये न्यूक्लियोफिलिक। जो सबसे ज्यादा क्रियाशील वाला होता है सेंटर, वो मॉलिक्यूल का नेचर बन जाता है। दो शब्द बोला मैंने, एक रिएक्शन का नेचर, एक मॉलिक्यूल का नेचर। जो सबसे पहले आक्रमण करेगा वो रिएक्शन का नेचर होगा, और जो उसका सबसे अधिक क्रियाशील वाला पार्ट होगा वो मॉलिक्यूल का नेचर होगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशील है, ये इसका डोमिनेंट सेंटर माना जाएगा, इसका डोमिनेंट सेंटर माना जाएगा। समझ में आया बेटा? तो अब बताओ, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो सेंटर कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। पहला अटैक किसने किया? तो रिएक्शन का नेचर याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से क्रिया नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से क्रिया नहीं करेगा। और अगर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल गया है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल होना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले गया है तो उसका ओवरऑल नेचर कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। और जस्ट इसमें तो दोनों सेंटर हैं, तो हम उस सेंटर की बात करेंगे जो सबसे अधिक क्रियाशील सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आया? तो दुनिया के सारे पोलर पाई बॉन्ड, चाहे एल्डिहाइड हो गया, चाहे कीटोन हो गया, चाहे साइनाइड हो गया, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न हो गए, सब में पोलर पाई बॉन्ड हैं। सब कैसे बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। उस पर पहला आक्रमण कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अरे है ना? इसलिए रिएक्शन कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक। वो तो हम बाद की बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहते मेरी बात क्लियर हो गई है? चीजें क्लियर हो रही हैं? हमें आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म में यही पहचानना है कि जिस पर अभिक्रिया हो रही है उसका नेचर क्या है। जैसे एल्डिहाइड पर अभिक्रिया हो रही है तो एल्डिहाइड का नेचर हमने जान लिया, कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें रिएजेंट में से पहला अटैक किसका कराना है? न्यूक्लियोफाइल। अगर जिस पर अभिक्रिया हो रही है वो खुद न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कौन पहला करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। बेटा यही चीजें लोग पता नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके आंसर नहीं आते हैं। रिएक्शन में तो हमें बस यही पहचानना है कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? बना लीजिए इसको। बनाने का समय दे रहे हैं, क्यों नरेश जी? तुमने अपनी जगह बदल दिया। वो दुनिया वो महफिल मेरे काम की नहीं। क्यों जगह बदल दी? इसलिए क्या रहे? बना लो बना लो, बना लीजिए। क्या नाम है आपका? भारती। कहाँ से आप? कोटा की रहने वाली हैं? कहाँ से? इतनी दूर से आती हैं कैसे? अरे बाप, ये लिखना है बेटा, सब ये लिखना है सब कॉपी में। ये सब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? इसी कहाँ कब कहाँ लिखेंगी? जगह है ना, लिख दीजिएगा, दिखाएगा मुझे। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब कॉपी में लिखना है।
क्या बेटा? चलिए, हाय, अरे यार इतना धीरे धीरे लिखोगे, चुन चुन कर है सब। इसमें मैंने लिखा ही क्या यार? जल्दी देखो, भारती से पूछो कितना सही है। वेरी गुड भारती। चौबे जी गजब के लिख रहे हैं आज। हमारी निगाहें आप तक जा रही है ना, तो वहां से हटी नहीं रही हैं। हाँ? गजब के मतलब एकदम, मतलब देखो ना, मतलब इस समय आप एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हो। मतलब इधर पूरा ब्लैक और दांत एकदम व्हाइट, है कि नहीं? गजब। बाकी लोगों ने देखा कि नहीं इनको? आओ इधर, आओ एक बार। अरे कैमरे के सामने नहीं, इधर। वापस आओ। आ जाएंगे, गुड। अच्छा हाँ, सुनो, वापस आओ। चलो साहब, तो अगला है आगे। आगे है बेटा, दैट इज नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियस लविंग, नाभिक को खोजने वाला या नाभिक रागी। नाभिक को प्यार करने वाला, नाभिक को खोजने वाला, नाभिक नाभिक से राग करने वाला, क्या कहलाएगा? नाभिक रागी। जो अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा नाभिक की तरफ। नाभिक स्नेही ऋणात्मक आयन हो सकते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या पाई इलेक्ट्रॉन वाले हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के पास वही अट्रैक्ट होंगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, या फिर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। वह अभिकर्मक जो क्रियाधार के धनात्मक भाग पर आक्रमण करता है, बहुत ध्यान समझना। वह अभिकर्मक जो क्रियात्मक के धनात्मक भाग पर आक्रमण करता है। समझ में आया बेटा? उसे क्या बोलते हैं? हाँ, अब सुना ध्यान से। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर मैंने आपसे लिखा, एक चीज लिखवाई थी कि वह स्पीसीज जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे लिखिए, न्यूक्लियोफाइल में लिखिए, कोई स्पीसीज उसमें लिखिए न्यूक्लियोफाइल में, इसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि तुम्हें समझ में आए किस ऐसी चीज है। लिखो, कोई स्पीसीज जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कोई स्पीसीज जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन दान करता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कोई स्पीसीज जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन दान करता है या शेयर करता है, या शेयर करता है, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। आइए साहब, चौबे जी इधर आइए, बहुत ध्यान समझना। लेक्चर मीन्स लेक्चर। चौबे जी आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान समझना बेटा, अब जैसे होगा, इधर देखो, जैसे कि इसमें समझो समझो, अब ये है इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मैं ये इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को शेयर कर रहा है। बहुत ध्यान समझना, आप प्लीज इसको पकड़े। अब ये क्या है, पकड़े। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान समझना। एक स्पीसीज जो
क्या हुआ? अच्छा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, हो गया, वापस आओ। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्पीसीज रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीसीज को दान कर रही है। तो अब सुनो ध्यान से, अब क्या हुआ, एक स्पीसीज रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीसीज को दान कर रही है, शेयर कर रही है। तो बेटा याद रखना, ये स्पीसीज जो दान कर रही है इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और इस स्पीसीज ने क्या किया है? स्वीकार किया है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इस दौरान किसका फॉर्मेशन हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध का फॉर्मेशन। अब समझना ध्यान से, मैं न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, हर रिएक्शन में यही होगा, हमें ढूंढना होगा उसमें एक क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन शेयर मैं इसे कर रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मैं न्यूक्लियोफाइल, इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रोफाइल। मैंने शेयर किया, मैं न्यूक्लियोफाइल, इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रोफाइल, और बंध का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया बेटा? थैंक यू सर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? खुश तो बहुत हो गए तुम, आज वर्ल्ड फेमस हो गए आज तुम, है? चलो वापस आ जाओ, ठीक है। ये चौबे जी बहुत मेहनती हैं, अगले टेस्ट में अपना नंबर भी बताएंगे आके कितना पा रहे हैं। आओ वापस आओ। चलो साहब, तो लिख दिया बेटा, यहां पे था पॉइंट, वो पॉइंट भी हमने आपको क्या कर दिया है? लिखा दिया है, ठीक है बेटा, आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो, अब ये कैसे हो सकते हैं? ये ऋणावेशित नाभिक इस नहीं हो सकते हैं, यानी जिस पर ऋण चार्ज हो, ऋणात्मक चार्ज हो, H माइनस, OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, X माइनस, R माइनस, RCOO माइनस, RCOO माइनस, NH2 माइनस, SH माइनस, एटसेट्रा। इनमें से ये कोई भी हो सकता है, यानी जो भी एनायनिक स्पीसीज होगी, जो भी एनायनिक स्पीसीज होगी बेटा, वो क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल। क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल। सभी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन यौगिक, इलेक्ट्रॉन क्या है? एकाकी, यानी लोन पेयर वाले उदासीन यौगिक, जैसे आपके सामने आ गया बेटा क्या? H2, एल्कोहल, ईथर, अमोनिया या उसके व्युत्पन्न, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, इस सब पे लोन पेयर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? इन सब पर लोन पेयर नजर आ रहा है, ये सब भी क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन याद रखना, याद रखना, पिछली क्लास में मैंने आपसे बात करी थी कि यहां पर भी लोन पेयर नजर आ रहा है कि नहीं बेटा? यहां पर भी लोन पेयर नजर आ रहा है, कार्बिन में भी लोन पेयर बताया था, लेकिन ये जो लोन पेयर हैं वो कंप्लीट ऑक्टेट के साथ हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ? मैंने बोला भी था शायद ऐसा, अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ लोन पेयर आ जाए तो इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल, और अगर कंप्लीट ऑक्टेट के साथ आ जाए तो न्यूक्लियोफाइल। हो सकता है एग्जाम में मैं यहाँ पे बड़े बड़े लोन पेयर बनाकर दे दूं और वहां के लोन पेयर गायब कर दूं, और तुम खाली याद रखो लोन पेयर वाले, इन सभी में देखो ऑक्सीजन का अष्टक क्या है? पूर्ण। ऑक्सीजन का अष्टक क्या है? पूर्ण। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अष्टक क्या है? पूर्ण। अष्टक पूर्ण तो जानते हो ना, ये दो 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 चार और दो हाइड्रोजन है, तो दो दो चार और दो बंद से 8 हो गए कि नहीं हो गए? नाइट्रोजन के पास 3 बंद हैं, 3 दूना 6, बॉन्ड से आगे 2, एक लोन पेयर है, 8 हो गए कि नहीं हो गए? चलो साहब, पाई इलेक्ट्रॉन दाता, पाई इलेक्ट्रॉन दाता, यहाँ पाई बॉन्ड किससे किसके मध्य बना है? क्या कार्बन कार्बन के मध्य बना है? क्या कार्बन कार्बन के मध्य बना है? अरे क्या कार्बन कार्बन के मध्य बना है? एक ही तरह के एटम के मध्य बना है। थोड़ी देर पहले हमने भिन्न प्रकार के एटम के मध्य पाई बंध पढ़ा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पढ़ा, वहां ईएन का डिफरेंस था, उसे बोला गया पोलर पाई बॉन्ड। क्या बोला गया? पोलर पाई। क्या समझ में आया बेटा? इनको बोलते हैं नॉन पोलर पाई बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज नॉन पोलर पाई बॉन्ड। नॉन पोलर पाई बॉन्ड का मतलब अध्रुवीय। कैसे हो गए बेटा? अध्रुवीय। नॉन पोलर पाई बॉन्ड जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बेटा ध्यान सुना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं नॉन पोलर पाई बॉन्ड, क्योंकि ध्यान सुना, ये पाई इलेक्ट्रॉन सीधे इलेक्ट्रॉन में यूज होते हैं। पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लूज होते हैं। कैसे होते हैं? लूज। सिग्मा बॉन्ड की तरह स्ट्रांग नहीं होते, इसे अपन बोल सकते हैं पाई बॉन्ड होते हैं लूज, रिएक्शन में आसानी से हो जाते हैं यूज। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो बताओ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पहला आक्रमण कौन करेगा?
इलेक्ट्रोफाइल का पहला आक्रमण होगा। जो पहला आक्रमण करेगा वो अभिक्रिया का नेचर बन जाएगा। कैसी अभिक्रिया है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हमें बस यही पहचानना होगा, हमें यही पहचानना होगा कि जिस पर अभिक्रिया हो रही है उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक। तो आज के बाद याद कर लो, मैं बोलूंगा पोलर पाई बॉन्ड, तुम बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल। मैं बोलूंगा नॉन पोलर पाई बॉन्ड, आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल। मैं बोलूंगा पोलर पाई बॉन्ड, क्योंकि पोलरिटी से क्या होगा? प्लस माइनस डेवलप हो जाएगा और पॉजिटिव सेंटर डेवलप होते कि अधिक क्रियाशील सेंटर आ गया ना। मैं बोलूंगा पोलर पाई बॉन्ड, तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल। मैं बोलूंगा नॉन पोलर पाई बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं बेटा? अरे बोलो ना, याद रखना, नॉन से न्यूक्लियो, नॉन से न्यूक्लियो। इज इट क्लियर? तो बेटा ये देखो, अब वो तुम जानते हो, क्योंकि पढ़े हुए हो, नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ाऊंगा कि वो बात की बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये कौन सी अभिक्रिया शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन बेंजीन जो शो करता है वो क्या है बेटा? बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर क्यों एडिशन, क्यों सब्स्टिट्यूशन? ये जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई है? अरे कह दो ना। अब सुनो ध्यान से, यानी आज के बाद याद रखना, पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल, नॉन पोलर पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। और नॉन पोलर पाई बॉन्ड पहचानोगे कैसे? समान एटम के मध्य पाई बॉन्ड का निर्माण। बोलो ना। अगला है आरएमजीएक्स। आरएमजीएक्स बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आरएमजीएक्स जो होता है ना बेटा, ये सोर्स होता है आर माइनस का। आर माइनस का सोर्स मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। और LiLH4 जो है, LiLH4 बेटा जो होता है, LiLH4 एंड NaBH4, LiLH4 और NaBH4 जो सोर्स होते हैं वो किसके होते हैं? H माइनस के। H माइनस के। सुना मेरी बात ध्यान से। अगर हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने आपके सामने लिख दिया RMGX। इसे क्या बोलते हैं? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जानते हो क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब धातु यौगिक। अब ये क्या होता है? जब कार्बन और धातु के बीच में, कार्बन और मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन और किसके? मेटल के बीच में बॉन्ड बना है कि नहीं है? इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या कहलाएगा बेटा? इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। इन्हें हम बोलेंगे आगे चल के दद्दा ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्हें नाम दिया मैंने दद्दा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें अपने दद्दा नहीं, हर चैप्टर में इन्वॉल्व है। इनसे हर तरह के हम कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। तो जब आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया R2ZN, इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैंकलैंड अभिकर्मक या फ्रैंकलैंड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक है R2CD, दिस इज कॉल्ड एज डाई एल्काइल कैडमियम। ये सब हमको पढ़ने हैं, यह सब हमारे कोर्स में है। इसके अलावा है R2CuLi, इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गिलमान रिएजेंट। किस नाम से जानते हैं बेटा? गिलमान रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है RLi एटसेट्रा। सभी में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना है कि नहीं बना है बेटा? बोलो। इसलिए सभी को क्या बोलते हैं बेटा? बताओ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो बेटा बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैग्नीशियम और कार्बन में ईएन ज्यादा किसकी है? कार्बन की। कार्बन की ईएन ज्यादा है, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? निगेटिव। और ये मेटल है, इस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आक्रमण करता है। लेकिन हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए बता देंगे कि जब भी ये आएगा तो हम क्या मान के चलेंगे बेटा? R माइनस। जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएगा हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा? R माइनस। किसी कराएंगे? R। तो क्या R माइनस का सोर्स हो गया कि नहीं हो गया बेटा? और क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जब भी हमारे सामने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल का सोर्स। अच्छा, अगर मैंने ले लिया आपके सामने NaBH4, बोरान की कितनी वैलेंसी होती है? 3।
3 बॉन्ड बनाता है ना। जब बोरान या एल्युमिनियम अपनी यूजुअल वैलेंसी से, यूजुअल वैलेंसी का मतलब कितना हो गया, 3 वैलेंसी से एक ज्यादा बॉन्ड बनाने लगते हैं, एक ज्यादा बॉन्ड बनाने लगते हैं, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? निगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, बोरान कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 3, लेकिन हम कितने बना चुके हैं? यहां पे भी बनाया, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो जब भी बोरान या एल्युमिनियम वाले ग्रुप वाले 3 से ज्यादा यानी एक अधिक बॉन्ड बना लेते हैं, अपने यूजुअल वैलेंसी से एक अधिक बॉन्ड बना लेते हैं, तो इस पर चार्ज क्या जाता है? और निगेटिव चार्ज चाहे यहां पे बना दो और चाहे यहां पर बना दो, निगेटिव चार्ज आते ही ये अपने से जुड़े हुए एक ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं न्यूट्रल होने के लिए। तो बताओ बेटा, अगर NaBH4 है तो क्या हम यहाँ Na प्लस BH4 माइनस लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से क्या निकाल देगा बेटा? H माइनस। तो क्या H माइनस का सोर्स हो गया कि नहीं हो गया? ये सारी चीजें हम लोग रिडक्शन में पढ़ेंगे। ऐसे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आगे बात करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या बताओ, एल्युमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है? 3, लेकिन LiLH4 में कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 AlH4, और 4 बॉन्ड बनाते, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? निगेटिव। और निगेटिव चार्ज आते ही एक ग्रुप को क्या कर देगा? बाहर। किस फॉर्म में बाहर कर दिया? H माइनस। तो क्या सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया कि नहीं हो गया? क्या मेरी बात क्लियर हो गए? तो ये सब किस तरह से बिहेव करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहां तक कोई डाउट किया? हाँ। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि NaBH4, LiLH4 is a source of H minus, RMGS is a source of R minus। चलो साहब अगला देखते हैं। ये सब न्यूक्लियोफाइल है। अब ये चीज पूरी आपको लिखनी नहीं है, ये पूरा आपको नहीं लिखना है, आपको इसमें केवल एक ये पार्ट लिखना है और एक ये पार्ट लिखना है। अब समझो ध्यान से, ये आपके एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से मैंने लिया है 11.4.4, यानी चैप्टर नंबर 11 का 4.4 सेक्शन। बहुत ध्यान समझना। इसमें क्या चीजें हैं कि एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के रूप में, एल्कोहल कैसा होता है? नाभिक रागी, मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल वो बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन प्रोटॉनिक एल्कोहल जो होता है, प्रोटोनीकृत वाला होता है, प्रोटोनिक एल्कोहल जो होता है वो कैसे बिहेव करता है बेटा? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। ये बहुत ध्यान समझना मेरी बात। जैसे एल्कोहल बोला, तो क्या जब हमने एल्कोहल बोला तो आप एल्कोहल में क्या ये लोन पेयर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब सुना ध्यान से, जैसे इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं, प्रोटोनीकृत कर देते हैं, तो इसका लोन पेयर डोनेट हो जाता है H प्लस को और बन जाएगा ROH2। और बेटा लोन पेयर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और एक लोन पेयर बच जाएगा, वो हमने यहां बना दिया। 2 लोन पेयर से एक लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर दिया और क्या बन गया? एक H एक्स्ट्रा लग गया, ROH2 प्लस बना। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आते ही यह एक विलगित समूह की तरह हो जाता है, एक लिविंग ग्रुप की तरह हो जाता है। गुड। और ये लिविंग ग्रुप के रूप में ये बाहर निकलने लग जाता है, लिविंग ग्रुप। और जब किसी एटम से कोई भी लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, कोई भी लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे? ध्यान से समझने का प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, ये एल्कोहल है और ये एल्कोहल क्या ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा? कोई भी स्पीसीज केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर इलेक्ट्रॉन दान करती है, शेयर करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। बोला था ना अभी। तो क्या इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन दान कर रही है कि नहीं कर रही है? शेयर कर रही है कि नहीं कर रही है? इसलिए बोल दिया इसको क्या? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन नीचे देखना बेटा, यहां ध्यान से देखना, ये जो आपके सामने है, दिस इज द प्रोटोनेटेड एल्कोहल, दिस इज अ प्रोटीनीकृत एल्कोहल। ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो ये तुरंत निकलेगा। ध्यान सुनना, ये निकल रहा है, उस दौरान Br माइनस इसको क्या दे रहा है बेटा? क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो ना। देखो बेटा, अब आपको ऐसा फील हो रहा है, आप ऐसे ओवरऑल देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कंपाउंड क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? और अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और यहां से लिविंग ग्रुप क्या हो गया? बाहर। बाकी लिविंग ग्रुप के बारे में पूरी चर्चा हम लोग करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे उस दौरान। अभी बस केवल इतना बता रहे हैं, तो की पॉइंट सुन लो, बस इतना याद रखना कि एल्कोहल कैसा बिहेव करता है?
नाभिक राही मतलब न्यूक्लियोफाइल। और प्रोटोनीकृत एल्कोहल कैसा करता है? इलेक्ट्रोफाइल। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको अभी लिखना नहीं है, अभी इन पे हम कोई चर्चा नहीं करें, केवल मुझे यही लाइन बताना था जो मैंने आपको बता दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अरे कह दो ना। अब ध्यान सुनो, इसमें कुछ चीज लिख रखे हैं कि जब एल्कोहल नाभिक राभि के रूप में अभिक्रिया करती है तो OH के मध्य बाबंध टूटता है। जब ये रिएक्शन अभिक्रिया पार्ट लेगा तो इस पर चार्ज कौन सा बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहां से क्या निकाल देता है? H प्लस। तो H+ O और H के बीच का बॉन्ड टूट गया कि नहीं टूट गया? लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी तो क्या ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है? तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्ड टूट रहा है। लेकिन अभी इस पे आपको चर्चा नहीं करनी है, सब हम लोग कहां पढ़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म में। अभी का पार्टिकल क्या है? एक ये और एक ये। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? केवल इन्हीं 2 पॉइंट को आपको लिखना है, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने एक प्रश्न है, आपको बताना है। प्रश्न ये है कि बताइए CH3Cl या RX, CH3Cl या RX ये कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कि न्यूक्लियोफाइल की तरह? चलो ओपिनियन पोल ले लेते हैं, ओपिनियन पोल ले लेते हैं, आपको बताना है। कितने लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, वेरी गुड। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा। और कितने कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? गुड गुड। तो बेटा इसका आंसर है, बताओ जी सन। वेरी गुड, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, ऐसे क्या करो तो मैं समझाऊंगा ही। ये आपके NCERT क्लास 11 का है बेटा, बहुत ध्यान समझना। NCERT क्लास 11 का है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपने NCERT पढ़ी होती तो आपको ये सारी चीजें पता होती हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान समझने प्रयास करना। इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं। तरीका नंबर 1, जब हमने कल लेक्चर आपका स्टार्ट किया था रिएक्शन मैकेनिज्म का, उस दौरान मैंने आपको बताया था किसे हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, किसे हम लोग रिएजेंट बोलते हैं। उस दौरान हमने चर्चा करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वही मैं वापस से लिख रहा हूं, CH3Br, कल लिखवाया था नहीं बेटा इसको, OH-, और बोला था इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा, खटैक, बोला था ना बेटा। और क्या बनाया था आपके सामने? HOCH3 और Br- को क्या कर दिया था? बाहर। अब बहुत ध्यान से समझना, एक बात बताओ, क्या अगर हम आपसे पूछें ये CH3Br जो है, क्या यही CH3Cl है कि नहीं बेटा? बताओ। उसी तरह से है ना स्पीसीज? अरे बोलो ना, एल्काइल हैलाइड ही है। तो ये जो CH3Br, ये जो CH3Br है, ड्यूरिंग रासायनिक अभिक्रिया क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही बेटा? अरे बोलो ना, क्या ये अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है? और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शेयर। तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। पहला तरीका। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 है कि जब कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है किसी एटम से, तो वो एटम कैसा सेंटर बनता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो बेटा ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि जो Cl होता है कैसा होता है? एक लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? लिविंग ग्रुप होता है। और लिविंग ग्रुप क्या कार्बन से अटैच है कि नहीं बेटा? तो वो कैसा बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा मेथड जो NCERT लिख रहा है, उसके हिसाब से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। बताना बेटा, क्या ये पोलर बॉन्ड है कि नहीं? कार्बन Cl के बीच का बंध पोलर है कि नहीं? कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा और Cl पर? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पर क्या है? निगेटिव। यहां आया पॉजिटिव, यहां आया निगेटिव। और जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के पार्ट होते हैं मॉलिक्यूल में, तो बताओ सबसे ज्यादा क्रियाशील सेंटर पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? क्यों पॉजिटिव वाला? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन न्यून की ओर बढ़ने लगता है। और जो सबसे क्रियाशील सेंटर होता है वही मॉलिक्यूल का नेचर होता है। तो बताओ कैसा सेंटर हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन NCERT में है, पूछी जा सकती हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब, अगला है, याद रखना बेटा, टेस्ट में जरूर दूंगा मैं।
पिछले क्लास से पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, अभी खत्म नहीं हुआ है। आधे घंटे का सिलेबस पूरा समझाने प्रयास कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं तब भी इतना समय ले रहा है, तो टेस्ट में तो जरूर पूछूंगा। 8-10 ऐसे दे दूंगा मॉलिक्यूल, पूछूंगा कितने इलेक्ट्रोफाइल कितने न्यूक्लियोफाइल। चलो साहब, अगला है उभयधर्मी नाभिक स्नेही। उभयधर्मी जिसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नाभिक स्नेही जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र हो या जिसमें 2 से अधिक परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। बहुत ध्यान समझना, अगर आप इसको देखते हो तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर भी क्या है, लोन पेयर। नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, कार्बन पर निगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर लोन पेयर। क्या एक से अधिक परमाणु हैं जिस पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटा? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट, उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल। वो बात अलग है कि हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन की तरफ से बनाओ या नाइट्रोजन की तरफ से बनाओ। थोड़ा सा हिंट तो हम आपको पहले भी दे चुके हैं। यस, ये अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में। याद करो जब हम स्टार्टिंग में आपसे मजाक कर दिए थे, पहले ही क्लास में किया था कि जब रिएक्शन कराएंगे, आरएक्स की रिएक्शन कराएंगे KNO2 के साथ और AgNO2 के साथ, तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बोला था ना? तो AgNO2 के साथ मुख्य उत्पाद नाइट्रोजन यूज होगा और KNO2 के साथ ऑक्सीजन यूज होगा। AgCN के साथ नाइट्रोजन यूज होगा, KCN के साथ साइनाइड यूज, C यूज होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये उस समय पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। कारण क्या है, कारण की चर्चा हम उस चैप्टर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अगला है एमबी फाइल। एमबी फाइल यानी इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही दोनों की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही दोनों की भांति व्यवहार करता है। कैसे, मेरी बात ध्यान समझना। क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है तो इस पर चार्ज क्या आएगा बेटा? प्लस, इस पे माइनस। क्या ये भी पोलर पाई बॉन्ड है? कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। ये सेंटर कैसा होगा बेटा? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल वाला सेंटर। ये सेंटर कैसा होगा बेटा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल वाला सेंटर है। ये सेंटर कैसा है बेटा? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल वाला सेंटर है। और ये सेंटर कैसा है बेटा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल वाला सेंटर है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? एम्बीफाइल या उभय स्नेही कहते हैं। तब तक एक बच्चा कहता है, हे मास्टर, उनका बोलो, थोड़ी देर पहले चीख चीख के चिल्ला रहा था तू कि जो पोलर पाई बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और अब तू उसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बोल रहा है। मैंने कहा बेटा इस मॉलिक्यूल में दोनों सेंटर है, दोनों सेंटर है। इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। लेकिन अगर मैं कहूं केवल एक सेंटर से इसकी पहचान करो, तो उस सेंटर से पहचान करते हैं जो सबसे अधिक क्रियाशील वाला सेंटर होता है। बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर मैं बोलूं कि पोलर पाई बॉन्ड है क्या, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन क्या दोनों सेंटर हैं? प्लस माइनस टूटता है कि नहीं? क्या दोनों सेंटर हैं? हाँ, इसलिए ये उभय स्नेही के भी आता है, उभय स्नेही में भी आता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो इतना सारा चीज सोचिए, मैं तब से आपको पढ़ा रहा हूं और अब जाके कंप्लीट हुआ है। क्या क्या है इलेक्ट्रोफाइल और क्या है न्यूक्लियोफाइल? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अरे बोलो। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं, और जो शेयर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? क्या सोडियम आयन और पोटेशियम आयन इलेक्ट्रोफाइल हैं? नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया? पोलर पाई बॉन्ड क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। नॉन पोलर पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? समझ में आया, कर लेंगे ना? क्या कार्बिन नाइट्रीन सब जो है इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, ये सब क्या है तुम्हारे? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? लोन पेयर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। और कंप्लीट ऑक्टेट के साथ न्यूक्लियोफाइल। चीजें अच्छा बोल रहे हो, मजा आ रहा है। अब तुम ईमानदारी से सोच के देख लो बेटा, ईमानदारी से, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन एक एक चीज क्या इसमें समझाने वाली थी? अब इसको अगर मैं भी लिखता बोर्ड पर और आपसे भी कहता नोट करो, तो यार पिछले लेक्चर से चल रहे हैं, फिर तो यही लेक्चर चलता रहता। नहीं, तब भी मैं पढ़ाता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब शायद इतना कंटेंट आपको नहीं मिलता। ईमानदारी की बात करता हूं मैं।
लेकिन हाँ, इसमें कुछ छूटा नहीं है। मैंने कहा ऑर्गेनिक में तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है। ऑर्गेनिक में केवल जितना पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, ईएलपी मॉड्यूल करो। क्या ऑप्टिकल आइसोमर कर लिया आप लोगों ने? ईएलपी हो गई, मॉड्यूल भी एक्सरसाइज 1 और 4 हो जाए तो 2 और 3 पे लग जाना। और ज्यामितीय समावेता का तो कर ही लेना। हाँ, मतलब ये कहना ना पड़े भैया उसमें तो खाली ज्यामितीय वाले ही तो बचे थे, उनको कर लेना। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आज मैंने होमवर्क दिया है टेलीग्राम पर, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। कितने लोगों ने पढ़ा? ईमानदारी से हाथ उठाओ। चलो, उसमें मैंने सुबह वाले बच्चों के लिए होमवर्क दिया है, सुबह वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप तो क्लास में हो, जिससे मैंने लिखा था उसमें आप क्लास में थे, कि वो शाम तक हमको जीओसी रिवीजन करके मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे। जीओसी का केवल जीओसी का। तो ये आपका भी होमवर्क है। आपको कल दोपहर तक और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैं जीओसी की बात करूं, बट रिवाइज तो आप और भी करें, कल छुट्टी का दिन है ना, समझ में आया बेटा? तो कम से कम जीओसी तो पूरा पहले रिवाइज करना, जीओसी पहले रिवाइज करके मुझे मैसेज करना, जीओसी रिवीजन कंप्लीटेड। ओके, वो तो अलग बात है। तब कोई जब रिएजेंट आएगा अटैक करेगा, तब ये CH3Cl ये कर नहीं रहा है क्या? अटैक कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? वो अरे वो कुछ नहीं बोलेगा तो अपन, कुछ नहीं बोलेगा तो मानेंगे क्या अपन? लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, लिविंग ग्रुप जुड़ा है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और दूसरा तो हम पॉजिटिव निगेटिव सेंटर से बता दे रहे हैं ना। प्रोटोनेटेड होते ही वो तो लिविंग ग्रुप बन गया ना। हम इसको कैसे देख लेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव। चलो बेटा ठीक है, कुछ नोट करना है कर लो। ज्यादा समय नहीं लेने का, पूरा क्लास में तुम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ही पढ़ना, पिछली क्लास से लेके बहुत सिलेबस है अपना, जल्दी करो। कैसे हो? आ रहा है? 1 मिनट का समय है। लिखो जल्दी लिखो, इसमें भी तो बनाना था बेटा। तो कैसे? अच्छा अभी देख के बना लेना, अभी देख के बना लेना, अभी देख के, तुम गलती से तुम बेटा जल्दी करो यार, इसको मॉड्यूल में लिखना है बेटा, मॉड्यूल में लिखा हुआ है, पहले मॉड्यूल में लिखो, घर जाके उसको बढ़िया से कॉपी करना। अपने कॉपी में कितना पेज छोड़ना है? किसी ने लिखा है क्या? कितना पेज? 3-4 पेज छोड़ दो, 3 पेज छोड़ दो कम से कम। कितने में आ गया बेटा? 3 में आ गया, 3 पेज छोड़ दो, और उसमें लिखा होना चाहिए आबिद। 4 पेज छोड़ दो यार, गजब, थोड़ा बड़ा लिख लेना लास्ट वाला लाइन, अगर बच जाएगा तो। जल्दी करो बेटा, टाइम बर्बाद मत करो। 2 मिनट का समय है, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। अरे साहू जी आप यहीं पे हैं? हमारी निगाहें बहुत देर से आपको ढूंढ रही थी। क्या बात है, कुछ तो है, कुछ तो ये फ्रीक्वेंसी मैच कम हो रहा है आजकल। क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो क्या? ज्यादा थोड़ा कम हो रहा है ना? ईमानदारी से बताना। देख लो, इसीलिए मेरी निगाहें नहीं जा रही थी वहां। जान जाओ, ऐसे नहीं, वो मानसिक तरंगे मुझे अपनी तरफ तुरंत खींच लेती हैं। चलो, हो गया। थोड़ा सा तेज है, तेज। कौन रे हंस रहा है? बच्चा
थोड़ा सा लिख लिया है, थोड़ा है बाकी। क्यों? मैंने तो लिख ही लिया है, तेरा लिखना है बाकी। क्या बात है, मास्टर गाने बना लेता है कि नहीं? हाँ हाँ, रहने दो, चल हो गया। जल्दी जल्दी बेटा यार, आरडीएस मत बनो क्लास के। इसमें बस खाली यही लिखना बेटा, ये खाली डाल लेना हेडिंग, एनसीईआरटी कहाँ पे क्या है, बस एल्कोहल, ये वाला पोर्शन। बेटा फोटो खींच लो यार, गजब के इंसान हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। पीडीएफ आ जाएगा कल, थर्सडे है, पीडीएफ आ जाएगा। क्या हुआ? चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, इधर दिखाते हैं, आओ। चलो जल्दी करो बेटा। चलो बेटा, बेटा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो सब तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा है, इसलिए अब आप क्या करिए, चलिए स्टार्ट, हेडिंग डालिए। अभिक्रिया मध्यवर्ती, अभिक्रिया मध्यवर्ती। बेटा अपना क्लास बहुत स्लो चल रहा है। कुन्हाड़ी में आज ही जीओसी स्टार्ट किया मैंने, आज स्टार्ट किया कुन्हाड़ी में, जीओसी स्टार्ट किया आज ही, और यहां तक हो गया, एक लेक्चर में यहां तक हो गया। आपका पिछला लेक्चर और अभी ये लेक्चर भी इंक्लूड, सोच लो बेटा। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती, बहुत ध्यान समझना बेटा, यहां पर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करने जा रहे हैं। जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कार्बन फ्री रेडिकल है, दैट इज कार्बन मुक्त मूलक, कार्बोकटायन दैट इज कार्बोधनायन, एंड कार्ब एनायन दैट इज कार्ब रेडायन। अच्छा सुनो मेरी बात, कार्बोकटायन को पहले कार्बोनियम आयन भी कहा जाता था। सर पहले मतलब पहले कहा जाता था, एनसीईआरटी भी लिख रही है पहले कहा जाता था, एनसीईआरटी भी लिखती है, लेकिन ये सही शब्द नहीं है। क्यों सही शब्द नहीं है, सुनना। हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। क्या होता है, H3O+, H3O+ क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी होती, कितने बॉन्ड बनाता है, 2। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन हाइड्रोनियम आयन में कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, H3O+। यानी अपनी यूजुअल वैलेंसी से एक वैलेंसी ज्यादा। जब कोई अपने यूजुअल वैलेंसी से एक वैलेंसी ज्यादा बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उस बना लेता है क्या, ओनियम। क्या बनाता है, ओनियम, ओनियम। तो ध्यान सुनो, क्या H2O को क्या बोल दिया हमने, जब H3O+ बना तो बोल दिया हाइड्रोनियम। अमोनिया, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, लेकिन अमोनियम में कितने बन रहे हैं, 4, NH4+। यानी जब अपनी वैलेंसी से एक ज्यादा बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हमने लगा दिया ओनियम। हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन 2 के जगह 3 वैलेंसी पॉजिटिव चार्ज के साथ। अमोनियम,
नाइट्रोजन 3 की जगह 4 वैलेंसी पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो उसी तरीके से यहां पे लोगों ने क्या लिख दिया था पहले, कार्बोनियम, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो होनी चाहिए थी कितनी 5, लेकिन यहां कितनी दिख रही है 3, तो फिर बोला भाई ये ओनियम में फिट नहीं आता। समझ में आया अब आपको? तो उसके बाद इसको करेक्ट किया गया, और इसका जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है, कार्बेनियम। कितने लोग पहली बार सुन रहे, ईमानदारी से हाथ उठाओ, मुझे पता था। दिस इज द करेक्ट नेम, दिस इज नॉट करेक्ट नेम, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में है तो काट देना, स्टिल इसको कार्बोनियम के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी भी लिख रही है, इसे बोल देती है मिथाइल कार्बोकटायन या मिथाइल कार्बोनियम। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? मैं बताना चाहता हूं ये ज्यादा करेक्ट है। अब हमने जो भी चीजें आपको पिछले क्लास में पढ़ाई हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ये सारे आपको भरने, आपका वर्कबुक एक्सरसाइज हो गया समझ लो। बताओ ये कब कैसे बनते हैं, बताओ क्लीवेज किस क्लीवेज से बनता है, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज, बहुत सही जवाब दे रहे हो। समांश विदलन, विषमांश विदलन, समझ में बेटा? ये बताओ यहां क्या लिखोगे, हेट्रोलाइटिक, ये है हेट्रोलाइटिक, यहां ये भी क्या हो गया हेट्रोलाइटिक, ये भी हो गया हेट्रोलाइटिक। हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा, 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, दिस इज द sp2, ये क्या होगा, ये भी होगा sp2, ये क्या होगा, ये है sp3। लेकिन बेटा मैं यहां पर एक स्टार लगाना चाहता हूं, सारे रेडिकल sp2 नहीं होते, सारे रेडिकल sp2 नहीं होते। अगर इसके साइड एटम में हमने बना दिया अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एटम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CF3 रेडिकल, तो CF3 रेडिकल क्या कार्बन कैसा है इसमें, sp3 हाइब्रिडाइज, ये आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, समझ में? ये आपको, लेकिन हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो किसको आधार में रख के कर रहे हैं, CH3 रेडिकल। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? चलो बंद कोण बताओ, यहां क्या लिखोगे बेटा 120 डिग्री, यहां क्या लिखोगे बेटा 120 डिग्री, यहां कितना लिखोगे बेटा 107 डिग्री। जब कभी एक नेगेटिव चार्ज या एक लोन पेयर आता है तो लगभग 2 डिग्री के उसमें क्या हो जाता है कम, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 107 डिग्री। और अगर आपने यहां स्टार लगाया है तो आपको यहां भी स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से बदल सकता है तो ये भी फिर बदल जाएगा, लेकिन हम इसको आधार में रखते हुए बना रहे हैं किसका, CH3 रेडिकल। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब अगला जो है आपको बताना है शेप। यहां जो चर्चा हो रही है ये CH3 रेडिकल को इधर देखना, यहां देखना CH3 प्लस को देखना, और यहां देखना CH3 माइनस को देखना। बताओ ये कैसा है, त्रिकोणीय समतलीय, इंग्लिश चलेगा? तो इसे बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हम पहले बता चुके हिंदी इसकी। इसे क्या बोलोगे, दिस इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये क्या होगा, दिस इज पिरामिडल, पिरामिडल, या फिर एनसीईआरटी बोलती है डिस्टॉर्टेड, वेरी गुड, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, बहुत ध्यान समझना, पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन। मेरी बात समझ में आया? ये सब चीज आपने बहुत प्राइमरी चीजें पढ़ रखी होंगी, और अगर वहां स्टार लगा है तो फिर हम यहां पे भी स्टार लगाएंगे, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा तो बॉन्ड एंगल बदलेगा तो शेप भी बदल जाए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? लेकिन हम जो किसको आधार में बांध के यहां जवाब दे रहे हैं, CH3 रेडिकल। चलो सब अगला बताओ, बैलेंस चेन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बॉन्ड है, 6 हो गए, और एक वो है, हाँ वेरी गुड, रेडिकल है तो क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने हैं, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां 8 इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर हो गई है? चलो बताओ ऑक्टेट कैसा है इसका, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, क्या है, लिख दिया बेटा। अष्टक कैसा है इसका, अपूर्ण, अष्टक कैसा है अपूर्ण। इसका अष्टक कैसा है, इसका अष्टक भी कैसा है अपूर्ण। इसका अष्टक कैसा है, इसका अष्टक है पूर्ण। नेचर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बता दोगे, ये कैसा है,
अपूर्ण अष्टक है, इसलिए कैसा हो गया ये? इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रोफाइल। और ये कैसा होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। आया क्या ही गया। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर जानते हो? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक जानते हो? बताओ ये कैसा होगा? बेहतरीन। कैसे पता चल गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलो ना, सात में से पेयरिंग हो ही नहीं सकती, तो ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय हो गया। ये कैसा? क्या? वेरी गुड। ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बोले तो डायामैग्नेटिक मतलब हो गया प्रतिचुंबकीय। कैसा हो गया बेटा? प्रतिचुंबकीय। और लास्ट वाला कैसा होगा? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन की तो पेयरिंग हो जाएगी ना। ये कैसे है? दिस इज डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक है तो ये भी कैसा हो गया बेटा? बोलो, प्रतिचुंबकीय। बोलो, है ना? देख लो बेटा, इतना डिटेल में तो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि एक एक लाइन हम आपको कंपैरिजन, और ऐसे चीजें याद होंगी बड़ी आसानी से। इसको अलग लिखवाऊं, इसको अलग लिखवाऊं, इसको अलग अलग पन्ने पे लिखवाऊं, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे आसानी से। ये कंपैरिजन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि कॉपी में भी क्या करो, छुपा लो और खुद से सोचो आगे क्या लिखा हुआ इनके बारे में। एसिड बेस बताना है आपको, लिविस एसिड या लुईस बेस, ये क्या होंगे? यहां बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज लिविस एसिड जो होता है वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, और ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ में आया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन ये कैसा होगा? ये क्या लिविस एसिड होगा कि नहीं बेटा? ये होगा आपका लिविस एसिड। लेकिन ये कैसा होगा? क्या ये इसके पास निगेटिव चार्ज है? ये बेस की तरह बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड लिविस बेस। ये क्या हो गया? लिविस बेस। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो साहब, अगला ध्यान से देखना। स्टेबलाइज्ड बाय, स्थायित्व कहां से मिलेगा? अब एक बात बताओ, मेरी बात बताओ ध्यान से। यहां अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये है CH3 रेडिकल, यहां चर्चा कर रहे हैं केटायन है, यहां जो है वो आपके सामने एनायन है। मेरी बात ध्यान से समझना। रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय, क्या इसका अष्टक अपूर्ण है? अष्टक अपूर्ण है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको स्थायित्व देने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन खींचोगे, किसको इलेक्ट्रॉन दोगे? हैं? इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह? इलेक्ट्रॉन दाता में क्या है? दाता भी तो वही है ना। ग्राही मतलब क्या होता है? हैं? एक्सेप्टर। तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? सोच के बताओ, कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला? इलेक्ट्रॉन दाता कि इलेक्ट्रॉन ग्राही? तो तुम ग्राही क्यों बोल रहे थे? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इससे जो ग्रुप ऐड करोगे, इस ग्रुप का नेचर समझ में आएगा ना? इसको स्टेबलाइज करना है, इसको स्टेबलाइज करना है। तो ये स्टेबलाइज कब होगा? जब इससे इलेक्ट्रॉन खींच लोगे, किसके इलेक्ट्रॉन दोगे? तो ऐसा ग्रुप दो जो इलेक्ट्रॉन दाता हो। यानी हम बोल दिए स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या रे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसे हम लोग बोलेंगे ईडीजी। ईडीजी जिसे बोल दिया इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन दाता समूह। यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। लेकिन यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा, निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहेगा। शेयर किसके साथ करेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसके इससे इलेक्ट्रॉन लेगा? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यस, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही करते रहो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG। कौन जी? EWG, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। बोर्ड बहुत गर्म हो गया है,
नहीं, बोर्ड बहुत गर्म हो गया है, इसीलिए वो क्या है, इस पे जो लिख रहे हैं ना वो दिक्कत रहा। पहले पानी डाल दो। पानी डाल दो, क्या बात, चुन चुन कर आए हैं सब। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो चीज अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से समझना। ये एनसीईआरटी में बना हुआ है और ये एग्जाम में भी आ चुका है। सुना ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करता है CH3 रेडिकल को, ये रिप्रेजेंट करता है CH3 कैटायन को, ये रिप्रेजेंट करता है CH3 एनायन को। बहुत ध्यान समझना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसका क्या है, sp2। और इसका क्या है, sp3। बहुत ध्यान समझना। अगर हम sp2 की बात करते हैं, sp2 तो एक S और 2 P मिलकर, क्या बोला बेटा, एक S और 2 P मिलकर बनाते हैं 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल कक्षक का निर्माण करते हैं। मेरी बात ध्यान समझना। और वो सिग्मा बंध बनाते हैं, जो एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बना। ये 3 सिग्मा बंध बने हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। sp2 हाइड्रोजन का 1s, sp2 हाइड्रोजन का 1s, sp2 हाइड्रोजन का 1s मिलकर इन्होंने सिग्मा बंध का फॉर्मेशन किया है। 2 P लग गए, क्या एक P बचा है, बोलो। जो क्या क्या होगा, वैकेंट होगा। क्या होगा, वैकेंट। 2 किसमें चले गए, हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक कैसा होगा, असंकरित होगा। ये कैसा हो गया, संकरित। तो वो कैसा होगा, असंकरित। अगर ये X है, ये Y है, तो Z परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बेटा ध्यान सुनना, क्या तुमको Z परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। ये किससे बना है बेटा, ये है PZ। तो वही चीज लिखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड, दैट इज असंकरित प्योर P ऑर्बिटल में है तथा परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ये भी sp2 है। सेम ऐसे यहां पे भी होगा कि नहीं होगा। माना ये X और Y किससे बना हुआ sp2, एक X वो एक S और 2 P मिलकर 3 sp2 संकरित हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बताओ क्या एक pz जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अगर ये x है, ये y है, तो क्या होगा, z। लेकिन ये कैसा है, वैकेंट है। कैसा है बेटा, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है कि, वैकेंट प्योर P अनहाइब्रिडाइज्ड असंकरित ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। लेकिन यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं ये sp2 है कि sp3 है, एक S और 3 P, तीनों P यूज हो गए कि नहीं यूज हो गए। और एक S और 3 P मिलकर 4 sp3 संकरित हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। sp3 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 और ये भी sp3 है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन के युग्म है। तो इलेक्ट्रॉन के युग्म किसमें है बेटा, sp3 संकरित कक्षक में है। सुनो ध्यान से, समझने का प्रयास करो। ये जो आपके सामने मैं बना रहा हूं, पहले और दूसरे को देखना। ये जो आपके सामने बना हुआ है, ध्यान सुना बेटा, ये तीनों हाइड्रोजन के बंध बनाए हैं मैंने। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये तुम्हारी तरफ है वेज है, ये तुमसे दूर है तो डैश है। क्या ट्राइगोनल प्लेनर नजर आ रहा है क्या। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये पीजेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, पीजेड को। क्या परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन है कि नहीं बेटा। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है पीजेड में, वैकेंट, ये जो है अनहाइब्रिडाइज में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडिकल को। और अगर ये कैसा है, रिक्त है, वैकेंट है, तो किसको करेगा, कार्बोकेटाइन। क्या मेरी बात समझ में आया। मैंने आपसे बोला ये आपके सामने बना हुआ है। बताओ बच्चा, इस वैकेंट पीजेड में, यो अनहाइब्रिडाइज पीजेड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलोगे, रेडिकल। और वैकेंट है तो कार्बोकेटाइन, वैकेंट अनहाइब्रिडाइज है। लेकिन अगर मैं आपके सामने बात करता हूं इसकी, तो क्या बताओ, क्या ये आपको पिरामिडल नजर आ रहा है कि नहीं, 3 हाइड्रोजन। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी, ये sp3 है। लेकिन इसमें क्या इलेक्ट्रॉन के युग में है कि नहीं बेटा, ये किसको बोल रहा है, कार्ब एनायन। अब बताओ मेरे बात ध्यान सुनना, बताइए बेटा, इसमें जो पीजेड आपको ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज दिख रहा असंकृत, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये। लेकिन वो अगर रिक्त है तो
कार्बोकैटायन। ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पेयर युग्म में क्या है? कार्ब एनायन। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बेटा ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। चलिए साहब नेक्स्ट, इसको बेटा नोट कर लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट टाइप का है, क्वेश्चन है, हो सकता है टेस्ट में आ जाए इस पर एक क्वेश्चन। अगला है कार्बीन। कार्बीन समझना ध्यान से। कार्बीन जो है बेटा इधर देखो, ये कार्बीन को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है? उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी चार्ज इस पर नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई निगेटिव चार्ज है। उदासीन इलेक्ट्रोफाइल है जो दो मोनोवैलेंट एटम या समूह से जुड़ा होता है। दो एकल संयोजी परमाणु या समूह से जुड़ा होता है। क्या ये दो एकल संयोजी परमाणु या समूह से जुड़ा हो गया कि नहीं बेटा? सुना ध्यान से। अगर हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं कार्बीन। क्या है बेटा? ये कार्बीन, इसे बोल दिया हमने कार्बीन। और अगर H को बदल दिया Cl से तो नाम क्या हो जाता है? डाइक्लोरोकार्बीन, DCC। अपन बोलेंगे इसको DCC शॉर्ट फॉर्म में। बताओ संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कहां बेटा? दो यहां, दो यहां, एक बंद बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 यहां है कि नहीं बेटा? बताओ, तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। चलो साहब, जिसमें बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डेड? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। बोलो ना, अष्टक पूर्ण है कि अपूर्ण है? और अष्टक अपूर्ण है तो इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? अष्टक अपूर्ण है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? चीजों को समझना। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अगर हम बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सिंगलेट और एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। एक को बोलते हैं सिंगलेट, एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। देखो CH2 नजर आ रहा है कि नहीं? सिंगलेट में क्या होता है? जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं? 2, वो एक ही कक्षक में होते हैं। और ट्रिपलेट में जो होता है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनका नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों पड़ा? ये हमारा जानने का मतलब नहीं है। मैं पढ़ाता था पहले भी, लेकिन बस हवा में पहले लिखाता था, अब लिखाऊंगा नहीं क्योंकि पूछा नहीं जाएगा। इसको मल्टीप्लिसिटी से निकालते हैं, 2s+1 से। जहां s होता है स्पिन का योग होता है, स्पिन का योग सम होता है। ये +½ है -½ सम कितना हो गया? 0। 2 × 0 +1 सिंगलेट, 1 से क्या गया? सिंगलेट। ये भी +½ ये भी +½ +½ मिलके 1 आ गया। 2 × 1 2 × 1 2 +1 क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। समझ में आया? लेकिन ऐसा कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, फालतू का लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुना ध्यान से। 2 × 1 वाह 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 वाह। चलो ध्यान सुनना। तो ये आपके सामने हो गया सिंगलेट और ये हो गया ट्रिपलेट। यहां तो कोई दिक्कत की? अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, क्या हो गया? sp2। और sp2 है तो कैसा होगा? क्या ये 20? कुछ भी बोल रहे हो, गजब। ये है बी शेप। यस, या तो क्या हो जाएगा? बेंड, और या तो क्या होगा? कोणीय, एंगुलर। किससे हो जाएगा? एंगुलर। ये हो गया एंगुलर। समझ में आया बेटा? एक लोन पेयर है। क्या है? एक लोन पेयर। यहां की बात करोगे तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल यही दोनों इंक्लूड हो। कैसा हो गया? ये sp, और sp से क्या हो गया बेटा? ये लीनियर हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ध्यान सुनना। अगर हम इसके स्थायित्व की बात करते हैं, स्थायित्व बहुत ध्यान समझना। अगर इसके स्थायित्व की बात करते हैं, सामान्यता मतलब जनरली अगर इनके स्थायित्व की बात करते हैं तो ट्रिपलेट जो होता है, ट्रिपलेट कार्बीन का स्थायित्व जो होता है वो सिंगलेट कार्बीन से क्या होता है बेटा? ज्यादा। ये देखो बेटा, क्या हुआ रे? ये देखो चुन चुन कर आए हैं सब। ट्रिपलेट कार्बीन का स्थायित्व सिंगलेट कार्बीन से क्या होता है? ज्यादा। समझ में आ रहा है ना? अब सुनो, ऐसा क्यों होता है कोई बताएगा? यस 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 यस, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण कम कब होगा? जब एक साथ होंगे कि अलग अलग? यहां प्रतिकर्षण क्या है? कम। यानी हम यहां लिख सकते हैं
कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में कम प्रतिकर्षण, क्या लिखेंगे बेटा? कम प्रतिकर्षण। अरे वही टन टनाटन, अरे बोल दो ना। इसीलिए सर सामान्यता क्यों लिखा भारती बेटा? सामान्यता क्यों लिखा? कि ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी सिंगलेट का स्थायित्व भी ट्रिपलेट से ज्यादा हो जाता। बहुत ध्यान समझना। बच्चा कहेगा सर कब? बहुत ध्यान समझना। एक्चुअली मैं बता रहा हूं, अगर बीबी आ जाए, बैक बॉन्डिंग अच्छा देखो, एक मिनट, कोई अकेला है, सिंगल है, अब समझ, कृष्णपाल को अब समझ में आएगा। कोई सिंगल है ना, तो उसका स्थायित्व तो ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ना उसके आने का पता, ना उसके जाने का पता, ना उसके जूते चप्पल कहीं रखने का पता ठीक से, ना टॉवल को कहीं अच्छे से रखने का पता। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई सिंगल है तो उसका स्थायित्व तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसके जीवन में बैक बॉन्डिंग आ जाए, ये देखो, तो बेटा उसका आने का भी पता, उसका जाने। अगर 7 बजे आना है तो 7 बजे आना, 7:01 पे क्या कारण बताओ, नोटिस दे दिया जाएगा। कहीं पर भी रहेगा, लेकिन वो कहेगा भैया 7 बजे तो मुझे घर पहुंचना है। तुम समझ नहीं रहे हो, बैक बॉन्डिंग है। तो उसके आने का भी पता, उसके जाने का भी पता, सूझ वहीं खोल के आएगा, हिम्मत नहीं है। और हिम्मत नहीं, टावल कहीं इधर उधर फेंक दे, आहा आहा एकदम रखेगा, नहीं सुलटा दिया जाएगा। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है और तुम उसके कमरे पे मिलने गए ना, तो पता भी नहीं चलेगा वो है भी कि नहीं, क्योंकि ना आने का पता ना जाने का पता। लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग है तो तुमको पता है कि मिस्टर महोदय 7 बजे के बाद घर ही पे मिलेंगे। तो यानी मेरा बेटा, भले मजाक कर रहा हूं लेकिन ग्रे मैटर में घुस रहा हूं, कि अगर जीवन में बैक बॉन्डिंग आ जाए तो सिंगल भी स्टेबल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां लिखेंगे नोट, बहुत भैया ये बीबी कंसेप्ट बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। अरे मतलब बैक बॉन्डिंग, हाँ तो ये लिखवाऊंगा। अरे बेटा हम भी बताएंगे, पूरा जीओसी में हम बढ़िया समझाएंगे इसको, बैक बॉन्डिंग। तो यहां लिखेंगे कि यदि, अभी लिखेंगे, बोल दें कि यदि बी मतलब बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो अब सुनो ध्यान से, क्यों 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 क्यों, इधर देखो। अभी जो मैंने आपके सामने बनाया है सिंगलेट, ये सिंगलेट, ध्यान सुनना। तो जिसने बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है ना, वो पढ़ लेगा तब उसको समझ में आ जाए। मैं यहाँ बैक बॉन्डिंग पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन थोड़ा बहुत समझा सकता हूं। ध्यान सुनना, ये सिंगलेट है आपके सामने, ये सिंगलेट है। यहां क्या है? लोन पेयर। अच्छा, बीबी कंसेप्ट कब बन के आता है बेटा? बीबी दूर दूर नहीं, आजू बाजू बनता है। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आजू बाजू बनता है। जब वो आजू और जब वो बाजू, तब आएगा बैक बॉन्डिंग। ये है आजू, ये है बाजू। अब ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा यहां। क्या अब ऑक्टेट कंप्लीट की ओर भागने लग गया कि नहीं भागने लग गया? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए स्थायित्व बढ़ जाता है, इसलिए स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ की स्टेबिलिटी कब आ गई बेटा? बोलो, यहाँ की स्टेबिलिटी आ गई। बताओ कौन स्टेबल है? सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। लेकिन ये कब 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 कब? बैक बॉन्डिंग का केस। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं बच्चा, तो बताओ बेटा, जैसे मैंने ले लिया, ये है CF2 हो गया, यहां भी ले लिया मैंने CCl2, यहां ले लिया CBr2, यहां ले लिया CI2। बहुत ध्यान समझना। तो अब बताओ बच्चा, बताओ यहां की ओवरलैपिंग कैसी ओवरलैपिंग थी? क्या ये 2p ओवरलैपिंग है क्या? कार्बन सेकंड पीरियड, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड। तो स्थायित्व तो ये बनेगा, क्यों बनेगा? बिकॉज यहां की ओवरलैपिंग है 2p, यहां की है 2p3p, यहां की क्या है 2p4p, और यहां की क्या है 2p5p। और बेटा सही बात भी है, अच्छी ओवरलैपिंग बराबर वाली। ये 2p और वो 5p, स्टेबिलिटी हो ही नहीं पाएगी यार, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
और बराबर में स्टेबिलिटी ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है? टूपी टूपी, अरे पढ़ रखे हो ना, टूपी टूपी ओवरलैपिंग। चौबे एकदम तुम्हें समझ में आ रहा होगा आज, पक्का है? क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अरे कह दो ना। तो ये चीज हम लिखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और बताने जा रहा हूं, थोड़ा तुम्हारे ग्रामेटर में घुसता हूं। बच्चा कभी कभी भूल जाता है कि ये सिंगलेट है या वो सिंगलेट है, तो याद करने के मैं थोड़ा बॉटनी में जा रहा हूं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान में घुस रहा हूं, वहां से चोरी किया मैंने मटेरियल। आपको वहां पढ़ाया जाता है मोनोसियस एंड डायोसियस, नाम सुना है कि नहीं? मोनोसियस वो होते हैं जिसमें मेल फीमेल एक ही पर होता है, और डायोसियस प्लांट जिसमें अलग अलग। यानी मोनोसियस वो होते हैं जिस पर मोनो पर दोनों। बेटा तुम्हारा बॉटनी भी नहीं तैयार होगा, वो भी तैयार करवा रहा हूं, कई बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं। तो जो मोनो पर दोनों यानी मेल फीमेल दोनों, मोनो पर दोनों मोनोसियस। और मोनो को मतलब बोलते हैं एक, और एक को बोलते हैं सिंगल। तो सिंगल से बन गया क्या? सिंगलेट। सिंगलेट पे भी क्या होता है? मोनो पर दोनों। अरे है ना? तो वहां से याद करा दिया मैंने, मोनो पर दोनों। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आसान की बहुत आसान। एंड द लास्ट, ये बस पढ़ते हैं, बाकी अगला इंटरमीडिएट अगली क्लास में होगा। नाइट्रीन। नाइट्रीन जो होता है उदासीन नाइट्रोजन स्पीसीज जिसमें नाइट्रोजन मोनोवैलेंट एटम या समूह से जुड़ा हो, यह भी उदासीन है। क्या यहां पर मोनोवैलेंट बताओ, जो कि नाइट्रोजन मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा है कि नहीं? एक मोनोवैलेंट जुड़ा है कि नहीं बेटा? उदासीन नाइट्रोजन इसमें जिसमें नाइट्रोजन मोनोवैलेंट एटम या समूह से जुड़ा हो। यहां क्या देख रहे थे बेटा? जिसमें दो मोनोवैलेंट एटम या समूह से जुड़ा है। यहां क्या होगा? जिसमें लिख देते हैं यहां पे, जिसमें गलत जगह लिख रहा, जिसमें नाइट्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हो। अब सुनो ध्यान से बेटा, इसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एल्काइल नाइट्रीन। इसका नाम ये एसाइल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एसाइल नाइट्रीन। अगर आर की जगह CH3 लिख दूंगा तो उसे बोलते हैं एसिटाइल। बताया था CH3CO क्या बोलते हैं? एसिटाइल। तो नाम हो जाएगा एसिटाइल नाइट्रीन। बताओ संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 2 2 4 एंड 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड 4 इलेक्ट्रॉन। अष्टक कैसा है? इसलिए क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, मेरी बात ध्यान समझना। कार्बीन एंड नाइट्रीन में दोनों में समानता क्या है? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन दोनों में 6, दोनों में ही अष्टक अपूर्ण, दोनों ही। किंतु उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और उसमें नॉन बॉन्डेड। लेकिन इसमें ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। लेकिन ज्यादा डिटेल में यहां जानने की जरूरत नहीं। मैंने आपको कार्बोकटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन सब बता दिया। लेकिन समय के अभाव के कारण हम बेंजाइन अगली क्लास में ही डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन मुझे प्लीज, कल थर्सडे है और सहयोग की बहुत जरूरत है, और मैं रियली कह रहा हूं, उसी सहयोग के खातिर, आपकी क्लास के, ओनली आपके क्लास के खातिर मैं 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाया हूं। सच्ची बात बता रहा हूं। कारण आप समझ ही गए होंगे। कारण मैं बस ये लिखने में लगा हुआ हूं। और देख सकते हो, इधर देखो बेटा, बेटा ये बना लेना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, 1-2 लाइन खाली ऐड होगी। इधर देखो बेटा, इसके बाद मैं बता सुनो, ये अपन स्टार्ट करेंगे और यहां पर आप हाफ पेज, यहां के लिए बेटा सुन लो बेटा, मुझे थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आधा पेज यहां पर, एक स्लाइड बराबर आधा पेज, इसको लिखने के बाद आधा पेज यहां पर, बोलो। इसके बाद आधा पेज, मतलब एक स्लाइड आधा पेज है। यहां पर आपकी बात करूं तो यहां पर 3 लाइन के आसपास ये चीजें आ जाएंगी। और ये जब बनाना ना, तो पहला बॉन्ड बड़ा, दूसरा बॉन्ड छोटा, तीसरा बॉन्ड उससे भी छोटा, ऐसे बनने चाहिएगा। इसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिख लेना। यहां पर 3 लाइन बता रहा हूं, बच्चा सुन लो बेटा, मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। मॉर्निंग बैच में मैं कहां तो पढ़ाई वो भी पता चल जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा वैसे ले लेना। यहां भी जैसा, यहां थोड़ा सा लिखेंगे, यहां लिखेंगे, वो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर बेटा ध्यान दो, 2 लाइन यहां पर और बाकी अपन यहां पे लिखेंगे। इसके बाद यहां पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए 2 लाइन। सुन लो बेटा, ये एज इट इज जैसे चल रहा है, ये सब मैंने आज लिखा है बैठ के। ये फिर क्वेश्चंस हैं बेटा, जान लो जी, हम बहुत क्वेश्चन करा देंगे अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे। यहां देखो बेटा, खूब सारे क्वेश्चन, इतना तुमने सोचा भी नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, सही कह रहे हो। मॉर्निंग बैच मैंने आज यहां तक पढ़ा दिया है, वो पूरा जितना आज हो गया है। सोचो जो मॉर्निंग बैच एक साथ स्टार्ट हुए थे दोनों, लेकिन वहां यहां तक हो गया, आज यहां तक करा दिया है। तो मैं थोड़ा सा सब, क्योंकि इस हफ्ते के लिए एक क्लास और आएगी बस, कल नहीं, केवल फ्राइडे को, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो अपन अच्छा खेल लेंगे, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। वेलकम टू यू ऑल। हाँ, डाउट टाइम कल हम आपको टेलीग्राम से सूचित कर देंगे। नंबर 2, अब ऑप्टिकल आइसोमर सारा सॉल्व कर लो, सारा सॉल्व कर लो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। बेटा ये तो हम नहीं कह पाएंगे, अगर ये नहीं आया, अगर ये पीडीएफ आगे का लिखने वाला नहीं आता है तो मैं टेलीग्राम पर यही डाल दूंगा। 12 बेटा इसको टच मत करो, टच मत करो, किसी ने देखो टच किया इसको, ये गलत बात है, तो मुझे वापस से मुड़कर आना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ये गलत बात है, पीडीएफ नुकसान हो जाता है। ये लाइन किसने चलाई है, गलत बात है बेटा। जो टीचर काम बड़ा है, अच्छा लग रहा है क्या तुमको है? ये लाइन अगले क्लास में लिखवा लेना, ठीक है ना।